तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, हम लोग जो है ना, जो लोग हमारी चैनल पर सबसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, है ना मित्र। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत कम लोगों में ये शेयर हो रहा है इस समय, ठीक ठाक नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें तभी मज़ा आएगा। और तो हमको भी अच्छा लगता है जब शेयर होता है, वीडियो देखा जाता है, तो ये भी लगता है चलो कुछ स्टूडेंटों को भला तो हो रहा है ना। इससे क्या होता है कि हमने जिस उद्देश्य से इसको शुरुआत की है, इस क्लास की किस उद्देश्य से की है, हमने यही सोचा है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। मतलब जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं फीस दे करके, उनके लिए ये क्लास स्टार्ट की गई है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें आप। और क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए, हम लोग संविधान पढ़ रहे थे और संविधान में क्या पढ़ रहे थे, मतलब लोकसभा के पार्ट हम पढ़ते चले जा रहे थे। बहुत सारे आपको पॉइंट मिल रहे थे। हमने कल आपसे कई बातें इस पर की थी, जिसमें हमने एक संसद की शायद में निधियां पढ़ रहे थे, है ना। संसद की निधियों के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने ये पढ़ा था संचित निधि में क्या होता है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ खर्च कर सकता है, कौन खर्च कर सकता है, कैसे क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल संचित निधि के बारे में बात की थी। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं आकस्मिक निधि के बारे में। आकस्मिक निधि होती क्या है, कैसे पैसा आता है, क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद में अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मिलती है आकस्मिक निधि, है ना। संचित निधि के बारे में हम लोग कल बात कर चुके थे, तो आकस्मिक निधि पढ़ेंगे। आकस्मिक निधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आकस्मिक निधि क्या होती है, इसके बारे में समझे आप लोग। पहले देखो, उसके नाम से ही लग रही आकस्मिक निधि, मतलब कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाती तब ये पैसा यहां से निकाला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब देश में कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाती है, आकस्मिक घटना घटित हो जाती है, तब इस आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है, ठीक है। बात समझ में आएगा। लेकिन तो इस निधि में पैसा आता कहाँ से, ये बात मायने रखता है। तो इस निधि में जो पैसा आता है, भाई संचित निधि में पैसा कहाँ आ रहा था, तो सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगा रही थी, तो जो टैक्सों से पैसा आता था वो संचित निधि में रखा जाता था। उसका पैसा खर्च कहाँ करते थे, तो देश के विकास के लिए और विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के लिए। लेकिन इसका पैसा खर्च किस में करते हैं, तो अगर कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाती, जैसे कि मान के चलिए भूकंप आ गया, तो भूकंप में बहुत सारी क्षति होती है, कई लोग वहाँ पे बेघर हो जाते हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं, गिर जाते हैं, दब जाते हैं। तो उसमें बचाव के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो हम आकस्मिक निधि से निकालते हैं। जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या आपकी सुनामी आ गई, है ना। इस तरीके की आकस्मिक घटनाएं होती रहती। या हो सकता है कि आपकी जो सरकार होती है, सरकार ना हो, भाई मान के चलिए अगर सरकार होगी, सदन में अगर सरकार नहीं है, मान के चलिए लोकसभा का विघटन हो गया है और उस समय कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें पैसा खर्च करना पड़ता है, तो ये उस समय भी हम आकस्मिक निधि से ही पैसा निकालते हैं। निकालेगा कौन, राष्ट्रपति। भाई सरकार तो है ही नहीं कि लोकसभा में किसी की सरकार हो तो वो पैसा निकाल सकता है। तो यहाँ पर पैसा निकालेगा राष्ट्रपति, है ना। बात समझ गए होंगे। राष्ट्रपति पैसा निकालेगा और ये आकस्मिक घटना के दौरान निकाला जाता है। मतलब भूकंप आ जाती है, बाढ़ आ जाती है और आपकी सुनामी आ जाती है, या फिर सरकार नहीं होती है सदन में, मतलब सरकार का विघटन हो गया होता, उस दौरान यहाँ से पैसा निकाला जाता है आकस्मिक निधि से, ठीक। तो कौन निकाल सकता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में बात करें। मतलब इसमें पैसा कहाँ से आता है, तो याद रखें, इसमें जो पैसा आता है वो विभिन्न अधिनियमों को बना करके, विभिन्न अधिनियमों को बना करके या कह सकते हैं नियमों को बना करके इसमें पैसा रखा जाता है। और इसकी और भी कह सकते हैं कि जो बजट होता है ना, बजट में कटौती करके इससे पैसा क्या है, इसमें रखा जाता है। किसमें, जो आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक निधि में जो पैसा रखा जाता है वो बजट में कटौती करके
और अधिनियमों को बना करके सरकार इसमें पैसा रखती है। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि इसमें पैसा खर्च कौन करता है? भाई मान के चलिए ये निधि जो होती है वो किसके नियंत्रण में होती है? संसद के नियंत्रण में ये भी होती है, संसद के नियंत्रण में होती है। कौन निधि? ये आकस्मिक निधि भी संसद के नियंत्रण में होती है। लेकिन एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है राष्ट्रपति जो संसद की बिना अनुमति के पैसा निकाल सकता है, बिना अनुमति के। ठीक, तो ये आपका आकस्मिक निधि से भी पैसा निकाल सकता है और संचित निधि से भी पैसा निकाल सकता है आकस्मिक निधि। लेकिन याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकस्मिक निधि का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 267 में। किस में है? 267 में। जबकि हमने संचित निधि को पढ़ा था, उसमें कौन सा था? 266। आपकी संचित निधि जो होती है वो अनुच्छेद 266 में होती है और आकस्मिक निधि जो होती है वो 267 में होती है। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप लोग। तो इतना याद रखना है आपको, केवल आकस्मिक निधि के बारे में केवल आपको 3 पॉइंट याद रखने। क्या कि आकस्मिक निधि में पैसा कहाँ से आता है? तो सरकार विभिन्न प्रकार के अधिनियमों को बना करके और बजट में कटौती करके पैसा रखती है किसमें? आकस्मिक निधि में। तो आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है। लेकिन राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बिना अनुमति के इस आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकता है। जैसे मान के चलिए, तो इसका पैसा खर्च कहाँ किया जाता है आकस्मिक निधि का? तो जब किस देश में कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाती है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो उस दौरान इसमें पैसा खर्च किया जाता है। जैसे मान के चलिए इस समय कह सकते कोरोना था, तो उस समय भी तो आपातकाल लगा था, तो इसमें भी सरकार आकस्मिक निधि से ही पैसा निकालती। आकस्मिक घटना हुई, भाई कोरोना वायरस फैल गया, तो पैसा कहाँ से? आकस्मिक निधि से रखा जाएगा। तो अब इसके बाद में सरकार, जैसे मान चलिए सत्ता में सरकार नहीं है, मतलब लोकसभा में सरकार नहीं बनी थी और आकस्मिक से घटना घटित हो गई, तो क्या होगा? तब भी आकस्मिक निधि से ही पैसा राष्ट्रपति निकालेगा। लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती है, तो इस कंडीशन में जब सरकार नहीं है और पैसा राष्ट्रपति निकाल लेता है और देश में खर्च कर देता है, तो इस कंडीशन में अगर सरकार नहीं है और राष्ट्रपति ने जाकर के पैसा निकाल लिया, तो जैसे ही सरकार बनती है तो सरकार सबसे पहले आकस्मिक निधि में जो पैसा राष्ट्रपति ने निकाला था वो उसको वहां आकस्मिक निधि में पे करेगी, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है, तो इसको नोट करें, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। हो गया होगा नोट? चलें देखें, अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे। अब कुछ पॉइंट मिलते हैं, देखें, एक एक करके पॉइंट पढ़ते चलेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। आपने कभी सुना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सुना होगा। अभी आपने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पढ़ा था कि मोदी जी ने अविश्वास प्रस्ताव मोदी जी के खिलाफ ला दिया गया। तो अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, कैसा होता है, किसको दिखाना होता है, कौन लाता है अविश्वास प्रस्ताव, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट हैं जो आपको अभी भी लोकसभा को ही लेकर के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखें, एक आपको मिलता है अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, ये होता क्या है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल किस आर्टिकल में है इसका उल्लेख? तो 75 में। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव को किस सदन में ला सकते हैं? तो केवल लोकसभा में ला सकते हैं, लोकसभा में लाया जाता है। ठीक, किस सदन में लाएंगे? लोकसभा में लाया जाता है। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कौन लाता है, कौन लाता है, तो विपक्ष की पार्टी लाता है, मतलब विपक्ष की पार्टी अविश्वास प्रस्ताव को लाती है। अगर ये जो ला रही है विपक्ष की पार्टी, तो इसके समर्थन में 50 सदस्य समर्थन में होने चाहिए, और ये सदस्य जो हों वो कहाँ से हों? ये सदस्य लोकसभा के ही सदस्य हों, लोकसभा के ही सदस्य होने चाहिए। तभी ये 50 अगर इसके सदस्य समर्थन में हैं, तभी क्या कर सकते हैं?
तभी इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक, याद रखें। अगर ये प्रस्ताव क्या होता है, अगर पारित हो गया, ये जो प्रस्ताव लाया गया, और अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाती है। क्या होता है, सरकार गिर जाती है। कहने का मतलब ये है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, इसका मतलब ये है, अविश्वास प्रस्ताव ही का मतलब होता है कि आपके पास विश्वास है कि नहीं। मतलब उस समय अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे कि सरकार के पास कितना प्रस्ताव, सरकार अब क्या करती है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो ये देखते हैं कि भाई आपकी सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं सदन में 1/2+ सीटें आप लेकर के आए होंगे, तभी तो आपके पास प्रस्ताव मतलब विश्वास होगा, विश्वास। तो अगर आप इसको नहीं दिखा पा रहे हैं तो क्या है, आपकी पार्टी गिर जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या होगा, गिर जाएगी सरकार। और इतना याद रखना कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, अगर इसको एक बार लाया गया, एक बार लाने के बाद 6 माह तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ठीक, याद रखना, ये चीजें आपको याद रखनी है कि अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव अभी लाया गया तो 6 महीने तक आप दोबारा अविश्वास प्रस्ताव को नहीं ला सकते। हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव मान के चलिए पारित हो गया तो क्या, सरकार गिर जाएगी, सीधी सी बात। तो सरकार दोबारा बनेगी तो फिर 6 महीने के बाद फिर ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये प्रस्ताव कह सकते हैं पारित नहीं होता है तो सरकार गिरेगी ही नहीं। ठीक है, तो अभी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो इन्होंने क्या किया था, विश्वास को प्राप्त, मतलब ये पारित ही नहीं हो पाया। इतने सदस्य थे ही उनके समर्थन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव इन्हीं के पास में वोटिंग की गई, मतलब इन्होंने अपना विश्वास मत दिखा दिया कि नहीं हमारे पास है विश्वास। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, कौन लाता है। विपक्ष का कोई व्यक्ति ला सकता है इसे, लेकिन उसे 50 सदस्य इसके समर्थन में होने चाहिए कि नहीं, हाँ अविश्वास प्रस्ताव लाइए इनके खिलाफ, है ना। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। किस आर्टिकल के तहत लाया जाता है, तो 75 के आर्टिकल के तहत लाया जाता है, और ये केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, याद रखना, अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर के आए हैं तो 6 महीने के अंदर आप दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इसको नोट करो, फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट बताते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखें। अगला एक मिलता है, अगर देखिए अब आपसे पूछा जाता है, अभी अविश्वास था, अब केवल विश्वास प्रस्ताव है। क्या है, अभी अविश्वास प्रस्ताव था, अब केवल और केवल क्या है, विश्वास प्रस्ताव। तो याद रखें, विश्वास प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है, कौन पेश करता है, कैसे क्या होता है। देखें, विश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पर, केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये बन सकता है कि लोकसभा को पेश कौन करता है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव को कौन पेश करता है। तो याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव को मंत्री परिषद पेश करती है, मंत्री परिषद पेश करती है। ठीक, मतलब अविश्वास प्रस्ताव को अगर पेश करने की बात आती है तो कौन पेश करती है, मंत्री परिषद पेश करती है। अगर ये विश्वास प्रस्ताव अगर पारित नहीं होता है सदन में, यदि विश्वास प्रस्ताव सदन में पास नहीं होता है, सदन में पास नहीं होता है या पारित नहीं होता है, पारित नहीं होता है, तो सरकार गिर जाती है, तो सरकार गिर जाती है। आप बात समझ गए होंगे। भाई आप लेकर के आए हैं विश्वास प्रस्ताव, आप ही का मंत्री लाया है, जिसकी सरकार उसी का मंत्री, और मंत्री ही विश्वास प्रस्ताव को लेकर के आया।
तो अब क्या हुआ कि आपके पक्ष में वोट पड़ने चाहिए, और अगर नहीं पड़ पाए तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, सीधी सी बात। भाई आपका मंत्री यहां पर क्या है, विश्वास प्रस्ताव को लेकर के आया कि हमें विश्वास दिखाना कि नहीं हमारी सरकार सही चल रही है, और हमारे पक्ष में विधायक या हमारे पक्ष में सांसद हैं, जितने हमारे थे उतने हैं, अगर नहीं भी है हमारे कुछ बाहर चले जाते हैं तो हमारा समर्थन जो है ना वो 1/2 प्लस बना रहेगा, बात बाकी ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 1/2 प्लस नहीं मिलती है विश्वास प्रस्ताव को पेश करने पर, सदस्य अगर सांसद इनके पक्ष में नहीं आते हैं तो क्या होगा, जब विश्वास प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाया कहां पर, सदन में, अगर पारित नहीं हो पाता है तो सरकार गिर जाती है, मतलब सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सीधी सी बात। पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि लोकसभा में मतलब अविश्वास प्रस्ताव को कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में। कौन पेश करता है, तो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद पेश करती है, मतलब मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य हो वो इसे पेश कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मंत्रिपरिषद तो बहुत बड़ी होती है, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है इसको, कोई भी सदस्य पेश कर सकता है इसको, ठीक है। तो इसको पॉइंट नोट करके लिखिए, अगला पॉइंट आपको बताते हैं, ठीक। देखिए अगला पॉइंट मिलता है आपको अगला पॉइंट मिलेगा निंदा प्रस्ताव, ठीक। ये कुछ प्रस्ताव होते हैं भाई, आपने पढ़े होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है। देखिए जरा अगला पॉइंट मिलता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव होता क्या है इसके बारे में देखें आप। निंदा का क्या मतलब है कि आपकी कोई निंदा कर रहा है, मतलब आलोचना कर रहा है, तो यही प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव लाया कहाँ जाता है, याद रखें, लोकसभा पढ़ रहे हैं तो कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में ही लाया जाएगा। निंदा प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, ठीक, याद रखना, लाया जाता है कहाँ पर, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव को लाया जाता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निंदा प्रस्ताव को लाता कौन है, तो यहां पर निंदा प्रस्ताव की बात करें तो यहां पर विपक्ष की पार्टी लाती है। विपक्ष का कोई भी सदस्य ला सकता है, कोई भी सदस्य ला सकता है, ठीक। विपक्ष का कोई भी सदस्य हो किसी भी पार्टी का, वो इसे ला सकता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि अब निंदा प्रस्ताव में किसी मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद का, पूरी मंत्रिपरिषद का, पूरी मंत्रिपरिषद की निंदा की जाती है, निंदा की जाती है, ठीक, याद रखना। इसके तहत निंदा प्रस्ताव के तहत हो सकता है किसी एक मंत्री की निंदा की जाए, या हो सकता है कि पूरी मंत्रिपरिषद की निंदा की जा सकती है अगर पारित हो जाता है तो, ठीक है, मतलब बुराई की जा सकती है। कहने का मतलब है कि यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा पर दबाव अधिक बन जाता है, ठीक। तो इसे क्या करना पड़ता है कि अपना क्या मतलब है, अपना समर्थन सिद्ध करना होता है, समर्थन को सिद्ध करके दिखाना होता है, समर्थन सिद्ध करना होता है। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा में तो सरकार को समर्थन सिद्ध करना पड़ता है, मतलब सरकार को फिर से वोटिंग करानी पड़ेगी कि वोटिंग करिए आपके पक्ष में है या नहीं सांसद। अगर आपके पक्ष में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके प्रस्ताव कह सकते हैं यहाँ नहीं आते तो आपकी सरकार को दिक्कत हो जाएगी, मतलब यहाँ पर भी गिरने के ही चांस होते हैं सरकार के भी, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो मतलब यहाँ पर भी सरकार गिर सकती है अगर ये प्रस्ताव मतलब सिद्ध नहीं कर पाते हैं इसको, ठीक है। तो इसको भी नोट करें, फिर आगे चलते हैं। देखें अब अगला कौन सा मिलता है, एक आपका प्रस्ताव और मिलता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। देखिए विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव होता क्या है, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है,
देखें ज़रा ये प्रस्ताव होता ही क्या है। देखिए विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव को कौन ला सकता है, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव को कोई भी व्यक्ति ला सकता है, मतलब कोई भी संसद का कोई भी सदस्य से इस प्रस्ताव को ला सकता है। कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को ला सकता है, ठीक, याद रखें, इस प्रस्ताव को ला सकता है। लेकिन याद रखें क्यों लाया जाता है ये विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव जो होता है वो इसलिए लाया जाता है क्योंकि मार्कर नहीं चल रहा था यार। विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात कर रहे हैं हम, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव होता क्या है। देखें विशेषाधिकार प्रस्ताव क्यों लाया जाता है इसके बारे में समझना आपको। विशेषाधिकार प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कि संसद के किसी भी सदस्य की निंदा की गई हो या उसके विशेषाधिकारों को या उसके किसी भी विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, मतलब मान के चलिए संसद का कोई भी सदस्य था, अगर कोई भी सदस्य था और उसके कोई विशेषाधिकार थे संसद के सदस्य के, और उसका किसी ने भी क्या किया, निंदा कर दिया, तो उस व्यक्ति के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा। हो सकता है कि संसद का कोई भी सदस्य हो जिसकी निंदा की गई हो, वो इस प्रकार के प्रस्ताव को ला सकता है, चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का हो, इस प्रकार के प्रस्ताव को लाया जा सकता है। समझ में आई बात, तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं। देखें अब आपने एक और प्रस्ताव मिलता है। क्या प्रस्ताव मिलता है, देखें जरा, आपको एक प्रस्ताव मिलता है, आपने नाम सुना होगा कटौती प्रस्ताव, है ना। कटौती प्रस्ताव या इसी को हम लोग समापन प्रस्ताव भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, कटौती या समापन प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव कहते हैं इसे। ठीक, देखिए जरा क्यों कहते हैं, रीजन क्या है, होता है क्या नहीं होता है। ये प्रस्ताव कौन लाता है, देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो कह सकते हैं कटौती प्रस्ताव होता है या समापन प्रस्ताव होता है, ये कहाँ लाया जाता है। तो देखिए जब संसद का सत्र चल रहा होता है, संसद का सत्र चल रहा होता है, सत्र चल रहा होता है, तो उस सत्र को रोकने के लिए लाया जाता है। ठीक, जैसे ही इसे लाया जाएगा तो संसद का सत्र जो चल रहा होगा उसे रोक दिया जाएगा। ठीक, रोक दिया जाएगा, और अगर पारित हो जाता है, अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया, मान के चलिए अगर पारित हो गया, तो अब वो जब लाया जाएगा तो संसद में क्या किया जाएगा, अब पारित हो गया तो पारित होने की कंडीशन में क्या किया जाएगा कि जब पारित हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, मतलब अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग करा लेते हैं कि भाई किस मतलब मकसद से इसे रोका गया है। तो यहाँ पर क्या है, पारित होने पर उस विषय पर मत करा लिए जाते हैं, मतलब वोटिंग करा ली जाती है। ठीक, मत करा लिए जाते हैं। कब करा लिए जाते हैं, जब ये पारित हो जाता है तब हम क्या करते हैं, वोटिंग कराते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो हालांकि कुछ बड़ा पॉइंट नहीं है, बहुत छोटा सा है, मतलब कोई संसद चल रही होती है, संसद का सत्र, उस संसद के सत्र को समापन के लिए या कुछ समय के लिए रोकने के लिए, मतलब अगर कोई संसद का सत्र चल रहा है मान के चलिए, अब उसे बंद करना है, तो बंद करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसे रोकने का, बीच में अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो रोक दी जाती है, और जो विषय पर लाया गया उस विषय पर मत करा लिए जाते हैं कि हाँ भाई क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए संसद का सत्र, या बंद कर दिया जाए। तो इस प्रकार की ये कंडीशन भी यहाँ भी आती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चले
देखिए अब एक हमको मिलता है, एक और प्रस्ताव मिलता है, लास्ट है ये वाला प्रस्ताव, एक स्थगन प्रस्ताव मिलता है। क्या मिलता है? स्थगन प्रस्ताव मिलता है। स्थगन प्रस्ताव मिलता है। याद रखें मित्र, हमने एक स्थगन भी पढ़ा था जब लोकसभा को स्थगन करने की बात आ रही थी। मतलब किसी भी संसद के किसी भी सदन को आप स्थगित कर सकते थे, ये ऐसी बातें थी, है ना। और यहाँ पर किसकी बातें हैं? एक स्थगन प्रस्ताव की है, हालांकि उसी से रिलेटेड है ये, लेकिन समझिए क्या है। इस प्रकार के प्रस्ताव को कहाँ लाया जाता है? क्या लोकसभा में ही लाया जाता? नहीं, इस प्रकार के प्रस्ताव को आप लोकसभा में भी ला सकते हैं। कहाँ पर? लोकसभा में भी ला सकते हैं स्थगन प्रस्ताव को, और राज्यसभा में भी इस प्रकार के प्रस्ताव को ला सकते हैं आप। ठीक, जब आप लाएंगे तो अगर आप लोकसभा में ला रहे हैं या राज्यसभा में ला रहे हैं तो आपको जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी जो होता है, पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी होती है, और अनुमति लेने तो आप पहुंचते हैं। अनुमति तभी देता है ये, जब आप देखिए, आप अनुमति लेने तभी पहुंच सकते हैं जब आपके पास में 50 सदस्य समर्थन में हो। क्या हो? 50 सदस्य समर्थन में हैं आपके, तभी आप लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के पास जाएंगे और कहेंगे सर स्थगन प्रस्ताव को लेकर के आ रहे हैं हम। तो राष्ट्रपति कह सकते हैं, जो पीठासीन अधिकारी होगा वो उस पर निर्णय करेगा। तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। अब इतना आप लोगों को बताना है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसे कैसे चुना जाता है? कौन चुनता है? क्या इसका निर्वाचन होता है? नहीं, इसका निर्वाचन होता है नहीं। ये क्या है? लोकसभा के सदस्य ही इनमें से किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है, याद रखना। अब जब ये क्या होता है कि मतलब इस प्रकार की किसी भी सदन में ला सकते हैं स्थगन प्रस्ताव को, और जिस सदन में आप ला रहे हो तो उसके पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लेने आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपके समर्थन में 50 सदस्य हों। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। अगर राज्यसभा में भी आप लेकर के जा रहे हैं ना, तो उसके पीठासीन अधिकारी से आपको क्या करना पड़ेगा? पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि दोनों सदनों में आपको अनुमति लेनी पड़ेगी हर हाल में। और जब ये अनुमति दे देता है, अनुमति आप तभी लेने पहुंचेंगे तब आपके 50 सदस्य आपके क्या हो? समर्थन में होंगे, तभी आप यहाँ राज्यसभा में भी क्या है? इस प्रकार के प्रस्ताव को ला सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई? मतलब आप जिस सदन में ला रहे हो, आप उसमें क्या है कि इस प्रकार की प्रक्रिया आप उसके पीठासीन अधिकारी से ही ले सकते हैं। और राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो सभापति होता है। कौन होता है? राज्यसभा का सभापति क्या होता है? इसका पीठासीन अधिकारी होता है। कौन? सभापति। अच्छा, आपको ये बताना कि सभापति होता कौन है? सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखना 5 वर्ष का होता है राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल। राज्यसभा का सभापति होता कौन है? इतना याद रखना आपको, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। आप यहाँ क्वेश्चन ना गलत करें, समझ रहे हो बात को? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी इस सदन की अध्यक्षता करता है वो। समझ में आई बात? तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ना कि आप सीधा लगा करके चले आए कि राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है, तो इसका भी 6 वर्ष होता है। लेकिन इतना याद रखना, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, क्योंकि वो उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं लोकसभा के पीठासीन अधिकारी की, तो उसकी तो सीधी सी बात है मतलब ये तो लोकसभा का ही सदस्य है, क्योंकि इसे ही लोगों के सदस्यों ने ही तो चुना था इसे। तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का, सीधी सी बात। तो यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, अब होता क्या है कि जब ये प्रस्ताव लाया गया, क्यों लाया जाता है? ये जो लाया गया मतलब जो संसद का सत्र चल रहा होता है, संसद के सत्र को स्थगन करने के लिए लाया जाता है।
ठीक, स्थगन करने के लिए लाया जाता है। आप स्थगन करने के लिए लाए, मान के चलिए स्थगित हो गया, मतलब ये प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया। अगर पारित होने की कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस सत्र को यहीं पर रोक देंगे और जिस मुद्दे को ये लेकर के आए, मतलब जिस बात को लेकर के आए उस विषय पर चर्चा की जाएगी। मतलब जो भी ये लोक महत्व से लेकर के, लोक महत्व से संबंधित विषय पर चर्चा की जाएगी। मान के चलिए ये तब उसी को तो लेकर के आए होंगे, लोक महत्व वाली जो बातें होंगी, तभी तो ये स्थगित करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के प्रस्ताव को आप कह सकते हैं कि आप तभी ला सकते हैं जब आप लोक महत्व के से संबंधित कोई बात को लेकर के आए हो। समझ में आई बात? आपको पेश करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब लोकसभा में पेश करेंगे, फिर राज्यसभा में पेश करेंगे, लेकिन पेश करने से पहले इन दोनों के पीठासीन अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी और आपके 50 सदस्य आपके समर्थन में होने चाहिए, तभी आप अनुमति आपको मिलेगी। और अनुमति मिल जाती है तो कहने का मतलब है कि अब हमें इसे पारित करना होता है। यदि पारित हो जाता है तो संसद का सत्र जो चल रहा होता है उसे स्थगन कर दिया जाता है और फिर जो बात लेकर के आते हैं उस बात पर यह चर्चा की जाती है वहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आपका स्थगन प्रस्ताव हो जाता है। तो इसको नोट करें। फिर देखिए अगला टॉपिक आपको मिलेगा, संसद की समितियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट करके लिखें, इसके बारे में बताते हैं। नोट कर लिया होगा लगभग में। चले देखिए, हम लोग पढ़ेंगे संसद की समितियों के बारे में कि संसद की समितियां होती क्या हैं। देखिए, हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि संसद की समितियां हमने देखो एक जगह और पढ़ी थी कि संविधान की समितियां, है ना, मतलब संचालन समिति थी, संघ शक्ति समिति थी, प्रारूप समिति थी। ये वो अलग समितियां हैं। वो संविधान को गठित करने के लिए 17 समितियों का गठन किया गया था। हमने आपको जब पहली सभा बताई, मतलब संविधान सभा बताई होगी, तो उस दौरान बताया होगा कि संविधान सभा का गठन कराने में 17 समितियों का योगदान था, 105 बैठकें हुई थी, है ना। तो इस प्रकार की बातें हमने आपसे की थी। लेकिन अब बात है किसकी समितियों की, संसद की समितियों को। मतलब संसद को चलाने के लिए यहां पर कुछ समितियों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि संसद को अपने कामकाज करने के लिए जो समितियां बनाई जाती हैं या जो समितियां बनाई जाती हैं उन्हें संसदीय समिति कहते हैं, संसदीय समिति कहते हैं। ठीक, बात समझेंगे होंगे, समिति कहते हैं। इतना आपको आ गया होगा समझ में। तो अब ये जो समितियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, एक की आप तो क्या होती है, स्थायी समिति होती है, और दूसरी आपकी अस्थायी समिति होती है। ठीक, अस्थायी समिति होती है। समझ गए होंगे आप लोग। तो कैसे कैसे होता है इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग, अगर जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।